और मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। कैसे हैं आप? हमें उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। वर्ण और ध्वनियाँ भी सीख गई डब्लू की दुल्हनिया भाग 3 में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप सीधे सीधे भाग 3 को पढ़ रहे हैं तो तुरंत भाग करके जाइए और भाग 1 और भाग 2 को पढ़ लीजिए, जिसमें क्रमशः स्वर और व्यंजन के बारे में बताया गया है। स्वर और व्यंजन को वर्ण कहा जाता है और कोई भी वर्ण मुख के भिन्न भिन्न भागों से बोला जाता है। तो इस प्रकार हम देख पाएंगे इस बात को कि वर्णों के उच्चारण का स्थान अलग अलग है। जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें हम लोग ये देख पाएंगे कि वर्णों का उच्चारण जो है मुख के विभिन्न भागों से है और उसी के आधार पर उनकी श्रेणियां बनाई जाती हैं। तो हम सबसे पहले ये जान लें कि मुख के कितने भाग हैं, और यह जब आप जानने की कोशिश करेंगे तो आपको यह अनायास में ही पता चल जाएगा कि क्यों हिंदी को विभिन्न प्रकार की जो भाषाएं हैं उसमें इसमें सर्वाधिक वैज्ञानिकता क्यों है। इस बात को आप आसानी से जान पाएंगे। तो मुख के कुल 6 भाग बताए गए हैं और मुख के जो 6 भाग हैं इस पर भी प्रश्न बनता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन मुख के 6 भाग में शामिल नहीं है या उन 6 भागों में नहीं है, मुख का भाग नहीं है। तो इसमें आपको सिर्फ इतना ही, ये शब्दावली जो है 6 अक्षर की है और इसको ही आपको सिर्फ याद कर लेना। जैसे इसके पहले आपने 100 सदन याद किया है, वैसे ही आपको इसको याद करना है। देखिए मुख के कुल 6 भाग हैं। यहाँ लिखा हुआ नहीं है, इसको शॉर्ट में लिखा हुआ है। यहाँ आप देखिए लिखा हुआ है के, टी, एम, डी, ओ, एन, यही है। ये मुख के 6 भाग है। इसको हम लोग इस तरह से इसलिए किए हैं कि आगे आप खुद देखेंगे कि कितना आसानी हो रहा है आपके लिए। तो के बराबर क्या है? कंठ। देखिए जब भी हम कोई ध्वनि या हमारे मुख से कोई भी स्वर निकलता है या कोई भी व्यंजन निकलता है तो सबसे पहले कहाँ से निकलता है, उसका उद्गम कहाँ होगा? तो के बराबर कंठ है। कंठ के बाहर जब वो आएगा, थोड़ा सा ऊपर बढ़ेगा तो उसका संपर्क होगा तालु से, फिर थोड़ा उससे ऊपर बढ़ेगा तो मूर्धा से, फिर आगे बढ़ेगा तो दांत से, फिर आगे बढ़ेगा तो ओंठ से और फिर अंत में नाक से। तो ये के, टी, एम, डी, ओ, एन, ये अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको कभी ये कंफ्यूज नहीं होगा और ये क्रम से है। कभी अगर ऐसा पूछ ले बताइए इसमें सही क्रम इसका क्या हो सकता है, तो पहले ये जो के है कंठ आएगा, तालु आएगा, मूर्धा आएगा, दंत आएगा, ओष्ठ आएगा, तब जाकर के नाक आएगा। इसके बीच में 1-2 छोड़कर भी आपसे पूछा जा सकता है। तो अब आप अगर के, टी, एम, डी, ओ, एन नहीं याद कर पाए हैं, अभी तक नहीं याद हुआ, तो चलिए उसको याद किया जाए। के, टी, एम क्या पढ़ेंगे इसको? कतम। डी, ओ, एन क्या पढ़ेंगे इसको? डॉन। डॉन शब्द आप सुने हैं, कतम आप नहीं सुने हैं, लेकिन खत्म तो सुने हैं ना। और खत्म अगर लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? के बाद एच लगाना होगा। सपोज करिए कोई तू तो ला रहा है और वह खत्म नहीं बोल पा रहा है, खत्म की जगह क्या बोलता है? कतम बोलता है। कोई मान लीजिए गुंडा हो, डॉन हो, और वो मर गया हो या मार दिया गया, अगर वो आके आपको बताएगा तो कैसे बताएगा? कतम। के, टी, एम का मतलब कतम। खत्म तो बोल ही नहीं पाएगा, वो तो कतम बोलेगा। कतम हो गया डॉन। बस सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है कि कतम हो गया डॉन, क्योंकि कतम से के बराबर कंठ, टी बराबर तालु, एम बराबर मूर्धा, डी बराबर दंत, ओ बराबर ओष्ठ और एन बराबर नाक। तो मुख के ये 6 भाग हैं, ये क्रम से हैं और इनके क्रम को याद करने के बाद हमको ये पता चल जाएगा कि वर्णों के उच्चारण के स्थान जो हैं भिन्न भिन्न है और उस भिन्नता के आधार पर जो श्रेणियां निर्मित हैं उनमें कौन से स्वर और कौन से वर्ण आते हैं। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। आपने जैसा इसके पहले पढ़ा, एक क, ख, ग, घ जैसे आप याद किए हुए थे, आपको वैसे ही कहा गया था कि आप वैसे ही याद किए रहिए। तो ये 5 के क्रम में जो कचट तप वर्ग बना था, यानी स्पर्श व्यंजन में जो व्यंजन वर्ण था उसको वैसे ही हम लोग रखने दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो ये क वर्ग है, क वर्ग के सामने आप देखिए यहाँ लिखा हुआ है के, और इसे हम क्रम से ही रखेंगे। च वर्ग के सामने क्या रखा हुआ है? ये टी। और इसी प्रकार आप ट वर्ग के सामने देख रहे हैं ये एम रखा हुआ है। त वर्ग के सामने क्या रखा हुआ है? डी। और फिर इसके बाद प वर्ग के सामने क्या रखा हुआ है? ओ। तो ये एकदम क्रम से जैसे आपने याद किया था के, टी, एम, डी, ओ, और इसके बाद जो है एन था जो नाक था, जिसको हम लोग अनुस्वार के रूप में भाग 1 में ही पढ़ चुके हैं। तो ये क्रम तो आप सीधे सीधे रख ही सकते हैं।
क वर्ग के सामने के, च वर्ग के सामने टी, उसी तरह से ट वर्ग के सामने एम, इसको तो आसानी से रखा ही जा सकता है। और अगर ऐसे आपने रख दिया तो अब आपका काम आसान है, सिर्फ रखना था, आपने सीधे सीधे रख दिया। और इसके बाद आगे भी कुछ श्रेणियां बनाई गई हैं, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि के टी एम डी ओ, एन से यहाँ नहीं लेना देना, एन यहाँ पर चला गया है, ओ, इसके बाद इसके आगे आप देख रहे हैं कि ये के टी है। के टी का मतलब क्या है? के से कंठ और टी से तालव्य। इसके भी एग्जाम्पल आपको याद करने हैं, उदाहरण याद रखने हैं। इसके अलावा के ओ है, इसका मतलब क्या है? के बराबर कंठ और ओ बराबर ओष्ठ्य, तो इसे भी याद रखना है। इसके अलावा ये क्या है? डी ओ, डी बराबर दंत और ओ बराबर ओष्ठ, एक साथ पढ़ना होगा तो दंतोष्ठ्य बोलेंगे। इसको जैसे केटी है तो कंठ तालव्य बोलेंगे, के ओ है तो कंठ ओष्ठ बोलेंगे। ये जितनी भी श्रेणियां बनाई गई हैं उनमें सबसे अलग कौन सी श्रेणी है? ये है, यानी प वर्ग है, जिसमें आप देखिए ऐसे जो रखा गया है के टी एम डी ओ, तो ओ जो रखा हुआ है ये पी वर्ग के सामने, पी के लिए रखा गया है। ये वर्ग ऐसा है कि इसमें जो भी वर्ण, व्यंजन और स्वर आते हैं उनमें जीभ का सहयोग नहीं लेना पड़ता, केवल दोनों ओंठों के सहारे ही उसे बोल लिया जाता है। यह एकमात्र श्रेणी है, बाकी श्रेणियों के साथ ऐसे नहीं है। बाकी श्रेणियों जैसे कंठ से उच्चारण अगर होना है तो कंठ से तो होगा, जीभ का अनिवार्य है उसमें होना, जीभ होगी इसके बाद वो कंठ से निकलेगा। इसमें आप इस श्रेणी में देखेंगे तालव्य में तो जीभ होगी, उसके साथ तालु का प्रयोग होगा। आप इसमें भी देख रहे हैं मूर्धा में भी जीभ है, दंत में भी जीभ है, लेकिन इसमें देख रहे हैं कि केवल ओष्ठ है और दोनों ओठ ही हैं और उसी के सहयोग से बोला जाता है। ठीक है, इसमें भी आप देख रहे हैं कि दंत ओष्ठ है तो जीभ भी है। तो यह भी एक अलग से सवाल बनता है कि बजाय निम्नलिखित में से किसमें उच्चारण के दौरान जीभ का प्रयोग नहीं किया जाता या दोनों ओंठों का ही प्रयोग किया जाता है, तो आपको ये प वर्ग ही बताना पड़ेगा। तो जो सबसे डिफरेंट है, सबसे अलग है, पहले उसी को हम लोग याद कर लें। और उसके याद करने के पहले हम कुछ स्वरों का क्रम दिखाना चाहेंगे, जैसे आपको याद है ठीक वैसे ही। देखिए यहाँ पर आपने याद किया था इस तरह से, तो अ हर किसी को याद ही है। इस क्रम से अगर हम चलते हैं तो देखिए इसमें क्या आता है? अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, फिर इसके बाद री आता है, री आता है, फिर छोटा उ, बड़ा उ, फिर इसके बाद आप देख रहे हैं ए, ओ, औ, यह तो है ना। तो ये पूरा स्वर तो आ गया। तो इस हिसाब से अगर देखें तो के टी एम डी ओ, यानी ये क्रम से आगे बढ़ते हुए चल रहा है, तो स्वर भी उसके साथ साथ बढ़ रहा है और एक क्रम से बढ़ रहा है। तो क्रम से बढ़ रहा है तो दो इसमें है, फिर दो इसमें है, फिर एक इसमें है, फिर इसके बाद यहाँ दो है, एलरी का नहीं मान्य है, लेकिन फिर भी अगर पूछा जाएगा तो यहाँ बताना ही पड़ेगा। ऊ और ऊ आता है, ये भी दो ही है, यहाँ पर भी दो ही है और यहाँ पर भी दो ही स्वर है। तो सब में आप देख रहे हैं दो दो के क्रम से ये बढ़ता जा रहा है, सिवाय री के। तो ये क्रम भी आप आसानी से याद रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग प वर्ग को पढ़ते हैं, इस जिसमें दोनों ओंठों का ही प्रयोग होगा, जीभ का प्रयोग होगा ही नहीं। और इसके लिए ये प वर्ग है, और अगर के टी एम डी के बाद ओ आता है उसके साथ ये जुड़ेगा, तो इसको बताइए हम लोग ओपी बोल सकते हैं कि नहीं? ये ओ है और ये प है, तो प के लिए पी, ओपी, क्योंकि ओपी नाम का लड़का होता है ओम प्रकाश। तो ओम प्रकाश जो भी है वो आपके भी आसपास कोई ना कोई होगा, तो इसको शॉर्ट में लोग ओपी ही बोलते हैं। तो ओपी कैसे बोलता है? मतलब इसका ये है कि ओष्ठ है, दोनों ओठों का प्रयोग करके जिस वर्ण को बोला जाता है या स्वर को बोला जाता है वो कौन है? तो प, फ, ब, भ, म, ये तो है ही। यानी ओ के साथ अगर हम पी जोड़ देते हैं तो पूरा प वर्ग मान लेंगे। पी बराबर क्या है? पूरा प वर्ग। और ओ से क्या हो गया? ओष्ठ हो गया। इसके एग्जाम्पल क्या हो गए? उ, छोटा उ और बड़ा उ। तो अब हम यहीं पर इनको सेट करें। ओपी कैसे बोलता है, या ओपी बीच बीच में बात बात में हर किसी का एक होता है ना कि वो कुछ जुमला टाइप का कि उसे बीच बीच में छोड़ते रहते हैं। तो ओपी किस तरह की आवाज निकालता रहता है बीच बीच में? उ, ऊ, उ, ऊ। जब ये क्लास में बताया जाता था तो लड़के इसको बड़ा मतलब दूर तक खींच खींच के बोलते थे ओपी, क्योंकि उनसे पूछा तो बताइए कैसे ओपी कैसे बोलता है, तो बोलते थे ऊ ऊ, बड़ा लंबा खींच के लेके जाते थे। लेकिन हाँ, आप भी एक बार लंबा खींच के ले जाइए ताकि आपका ओपी वाला कम से कम कंफर्म हो जाए कि ओपी क्या बोलता है। तो ये पूरा प वर्ग तो इसके साथ साथ है ही, और उसके अलावा स्वरों की अगर हम बात करें तो उसमें छोटा ऊ और बड़ा ऊ है। इसी के साथ साथ हमको आगे कंठ तालव्य भी याद करना है, कंठ ओष्ठ भी याद करना है और दंत ओष्ठ भी याद करना है। तो ओपी से हम आसानी से याद कर सकते हैं। कैसे?
कंठ तालव्य के लिए हम लोग शॉर्ट में क्या कह रहे हैं, के और टी, क्योंकि के बराबर कंठ और टी बराबर तालव्य। इसको हम लोग हिंदी में लिखें तो कैट बोल सकते हैं कि नहीं, कैट बोल सकते हैं। और कैट का मतलब आप समझ सकते हैं, कैटरीना कैफ भी होता है, कैट मतलब बिल्ली भी होता है, लेकिन के टी के सहयोग से ये वाला हिंदी में कैट बन जाएगा। और उसी तरह से के ओ, के का मतलब कंठ है, ओ का मतलब ओष्ठ है, तो कंठ और ओष्ठ से जिसका उच्चारण होता है, जिस स्वर का उच्चारण होता है उसका नाम बताइए, यही पूछा जाता है आपसे। तो के ओ को हम लोग हिंदी में को बोल सकते हैं। और यह है डी ओ, डिओड्रेंट, जो आप लगाते हैं अक्सर अपनी बदबू को छुपाने के लिए। तो ये जो डी है और ये ओ है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दंत्य ओष्ठ बोलते हैं। अगर हम इसको एक साथ बोल दें, एक वाक्य बना लें, तो ना तो आज के बाद कभी भूलने की संभावना रहेगी और ना आपको इस बात का यकीन भी होगा कि भूल जाएगा। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, आपको आसानी होगी इसीलिए लिखा जाता है, इसलिए हम लोग नोट्स के माध्यम से पढ़ाते हैं, ताकि वो चीज़ लिखने में टाइम ना जाने पाए, आप आसानी से देख सकें और उसको नोट करने के लिए आप परेशान ना हो जाएं, समझने पर पूरा फोकस आप करें। देखिए यहाँ कहा जा रहा है कि ओपी कैट को डीओ देता है। ये लाइन तो कोई भी याद रख सकता है। मान लीजिए ओपी ऐसा लड़का है जिसको डीओ कैट को देना ही देना है, एकदम पूरा मूड बना लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन कैट को डीओ दे के ही मानेगा। तो ओपी कैट को डीओ देता है, तो कैट ले सकती है, लेकिन लेने के बाद अगर उसे पता चलेगा कि ओपी एक बड़ी कमाल की आवाज़ निकालता है, तो वो कह सकती है कि ओपी मैंने तुम्हारे बारे में सुना है कि तुम कुछ अच्छी सी आवाज़ निकालते हो, कौन सी आवाज़ निकालते हो जरा सुनाओ। तो ओपी क्या बोलेगा, ओपी बोलेगा ऊ ऊ ऊ ऊ। और ये बात यहाँ पर ऐसे होते ही तुरंत पता चल जाएगा कि ओष्ठ से जिसका उच्चारण होता है उसमें स्वरों में जो शामिल है वो सिर्फ उ और ऊ है, ठीक है। और अगर व्यंजन में कोई शामिल है तो ओपी प, ओपी का पी बराबर पूरा प वर्ग, तो प वर्ग का मतलब क्या होगा, प फ ब भ म। तो अब स्वरों में क्या है, स्वरों में चूंकि उसको ओपी से बोलवाएंगे, उसके स्वर को सुनेंगे और उसमें देखेंगे कि वो किस तरह से बोल रहा है, तो ओपी कैसे बोलेगा, उ ऊ, इस तरह से बोलेगा। और ओपी कैट जो है ओपी को इस तरह से सुन के बड़ा हंसती है। तो ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं कि ओपी के बाद कैट का एग्जाम्पल आपको याद रखना होगा। तो कैसे याद रखेंगे, कैट कोई बोलेगा यानी कंठ तालव्य तो बोलना ही पड़ेगा उसको। और जैसे वो कैट बोलेगा, देखिए इस पे दो झंडी लगी है कि नहीं लगी है, लगी है ना। तो ये दो झंडे मतलब ए और आय, आय का मतलब क्या होता है, दो मात्रा, ए का मतलब क्या होता है उस पर एक मात्रा। अगर यहाँ पर ये कै लिखा हुआ तो इसका मतलब ये आय लिखा हुआ है, हम केट भी कह सकते थे। तो एक मात्रा दो मात्रा, आसानी से ये समझ में आ जाएगा। तो जैसे ही कोई कहे कैट यानी कंठ तालव्य, ऐसे स्वरों को बताइए जिनका उच्चारण जो है कंठ से और तालु से होता है। तो कंठ और तालु, कैट, ए आय, आसानी से आप बता देंगे। यानी कै, कै बोलते ही ए आय निकल आएगा, क्योंकि कैट तो आप इसे समझ ही रहे हैं ना, आपने सेट ही कर रखा है कि केटी आएगा तो उसको हम कैट कहेंगे। तो कैट कहेंगे तो ए आय आ ही गया, तो आसानी से आप बता सकते हैं। और ये क्या है, ए आय, ये मात्रा का मतलब अंतर होने की वजह से इसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेके बोला जा रहा है। और को यानी कंठ ओष्ठ का कोई उदाहरण अगर पूछेगा तो हमको इसके लिए कीवर्ड अपना हम बनाए हैं के और ओ, क्योंकि के और ओ से हम कंठ और ओष्ठ समझ जाते हैं। तो को, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, देखिए इसी में छुपा हुआ है, को मतलब ओ, आओ, ओ याद आ गया तो आओ, को कहते ही ओ आएगा, यह इसका एग्जाम्पल है। और इसका फिर दूसरा वाला ओ के जस्ट एक डंडा और ला के जो बनता है उसके जैसा, यानी आओ। तो अब बताइए, कैट का एग्जाम्पल भूलने जा रहा है, ओपी, कैट को यानी कंठ तालव्य जैसे ही बोला जाएगा ए ऐ, को यानी ओ औ, डीओ देता है। तो डीओ में देखिए दंत है और ओष्ठ है, ठीक है। और ये ओपी इसको छोड़ करके, ओष्ठ को छोड़ करके, बाकी तो सब में जीभ कॉमन है ही, सब में कॉमन है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल होता है व। और वो आपको याद नहीं करना है, व को क्या याद करना है, जैसे आपने डीओ बनाया ही है, दंत और ओष्ठ हो ही जाएगा डीओ बराबर। और इस जो ये ओ है, अगर यहाँ हमें खड़ी पाई खींच दें तो ये व बन जाएगा कि नहीं, या व से हम खड़ी पाई निकाल दें तो वो ओ बन जाएगा कि नहीं। तो ये तो प्रश्न में छुप गया। तो अगर प्रश्न में छुप गया तो भूलने कोई चांस ही नहीं। जैसे किसी ने पूछा डीओ यानी दंत ओष्ठ का एग्जाम्पल क्या है, व। जैसे आपने पूछा ओष्ठ, ओष्ठ का उच्चारण मतलब इसका एग्जाम्पल क्या है, तो आप क्या बोलोगे, ओपी ऊ ऊ। कंठ तालव्य का एग्जाम्पल क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, कैट, कैट मतलब ए ऐ।
कंठ ओष्ठ का एग्जाम्पल पूछेगा तो आप तुरंत के ओ पर जाएंगे, ओ औ। तो इस प्रकार हमें यकीन है कि अब आप ओष्ठ, कंठ तालव्य, कंठ ओष्ठ और दंतोष्ठ का एग्जाम्पल उदाहरण आसानी से बता सकेंगे। तो चलिए ये जो छूटा हुआ मतलब यहाँ से टर्निंग पॉइंट बनाया गया था, अब शुरू से शुरू कर देते हैं। तो जो क वर्ग के लिए हम लोगों ने रखा था ये KTMDON, खत्म हो गया डॉन, तो ये क वर्ग के लिए क ही है, यहाँ के है, के का हिंदी में क ही होगा, तो क वर्ग के लिए यहाँ तो एकदम बिल्कुल नेचुरली सेट ही है। तो क वर्ग में के है और के का मतलब क्या है, कंठ है, और कंठ से जो आवाज निकलती है, जो वर्ण और स्वर मतलब जो स्वर और व्यंजन है वो कौन कौन है जो निकलते हैं कंठ से। तो ये देखिए अ है और आ है, ये स्वर का शुरुआत ही है अ और आ। क वर्ग में ये है भी, तो इसका भी ये शुरुआत का दो मतलब वर्ण लिया गया है। तो अ और आ, तो के के साथ क होगा यानी पूरा क वर्ग होगा, उसके साथ साथ और क्या होगा, उसके साथ साथ अ होगा, आ होगा, अह होगा और ह होगा। तो देखिए अ आ आसानी से आप याद कर लिए हैं। अब इसके साथ अगर हमें इसे हमेशा के लिए बांधना हो तो हम ऐसे कर सकते हैं। देखिए जो दो ये पार्श्व बिंदु लगे हुए हैं जिसको विसर्ग कहा जाता है, अगर हम अ के बाद तो आ आसानी से बोल ही लेते हैं, अगर इस अ के जस्ट पहले इसे उठाया जाए, सपोज करिए मानसिक कल्पना करिए कि ये दोनों बिंदु उठ करके ये अ के बगल में आ गई, तो क्या हो जाएगा, अह। ये दोनों बिंदु उठ के अ के पार्श्व में लग जाएं तो क्या कहेंगे आप, अह। और ये अगर ह जो है उसी प्रकार उठ के यहाँ आ जाए तो क्या बोलेंगे आप, आह। तो जो पहला वर्ग यानी क वर्ग है, तो क वर्ग के साथ साथ जो स्वर हैं और व्यंजन हैं वो इसमें शामिल हैं, और उन्हें याद कैसे आप रख पाएंगे, के बराबर कंठ, कंठ से ही लोगों की ध्वनि निकलती है। कैसी, जब वो तकलीफ में हो या खुश हो तो आवाज कैसे निकलती है, कंठ से, अह अह। और बड़ा अच्छा लगता है तो कैसे निकलती है, आह। जैसे आप अक्सर देखे होंगे बूढ़ों को कि जब वो बीमार होते हैं तो आह, खैर ये वैज्ञानिक भी है, लेकिन वो आह की जो आवाज़ निकालते हैं, अब आप अब से उनको देख करके इमेजिन करिएगा कहाँ से आवाज़ उनकी आ रही है, वो बिल्कुल कंठ से आ रही है। जब वो बोलते हैं आह इस स्टाइल में, और जब बहुत अच्छा लगता है तब कैसे बोलते हैं, तो आह से आह तक। कैसे इसको याद रखेंगे, जो कंठ से आवाज़ निकलती है उसे हम क्या कहेंगे, आह से आह तक। तो कंठ का एग्जाम्पल आप आसानी से बता सकेंगे, न सिर्फ स्वरों को बल्कि आप व्यंजनों को भी बता सकेंगे। अब तालव्य, तालव्य किनका उच्चारण जो है तालु के साथ होता है, जीभ का तालु के साथ संपर्क होने के बाद उनका उच्चारण सही ढंग से हो पाता है। तो इसमें पूरा च वर्ग है, और च वर्ग है, और इसको तालव्य का हमारा सिंबल क्या बनाया गया है, टी। तो ये जो टी बनाया गया है, तो टी के साथ च वर्ग को होना पड़ेगा ताकि हम आसानी से उसे समझ पाएं। तो इसको हम लोग टी से टी रखते हैं और च से च रखते हैं। अब ये हो गया टच। टच कहते ही एक अच्छा सा फीलिंग आई होगी आपको, मतलब ये हुआ इसका कि टी, टच में जो टी है उसके बराबर तालव्य, और जो च है उसका मतलब पूरा च वर्ग। तो ये तो आसानी से याद हो गया, च वर्ग में जो भी है उसे याद ही नहीं करना है, चचा चचा यहाँ इसे आप बोल करके आगे बढ़ाएंगे। लेकिन इसके बाद जो इसमें स्वर शामिल हैं, स्वर शामिल हैं, उनको कैसे याद रखेंगे। तो आइए चलिए इनको जरा हम लोग देखते हैं। इसमें देखिए आ के बाद जो है छोटी ई ही आती है, ठीक है, इसके बाद बड़ी ई। तो ये क्रम ऐसे चलता ही चलता है। तो ये ई हो गया, ये ई हो गया, ये य हो गया, और ये श हो गया, ठीक है। इसमें एक य और श मिल करके आपको एक नाम समझ में आएगा, यश। और जब आप यश कहेंगे तो ये तो यश के नाम में मतलब जैसे कि इसके पहले भी आपने पढ़ा था, य का उच्चारण करने में ई आएगा कि नहीं आएगा। बिना ई को लगाए आप य का उच्चारण कर ही नहीं सकते हैं, तो ई को लगाना ही पड़ेगा। तो यश ही हम याद कर लें, क्योंकि यश अगर हम याद कर लेते हैं तो ई हमको याद रहेगा, और ई छोटी याद रहेगा, तो उसके साथ बड़ी ई भी है, उसे हमको ध्यान रखने में कोई भार भी नहीं पड़ेगा। तो यश, यश हम कहते हैं तो ई आता है, और इससे तो दोनों ये स्वर याद हो जाएंगे, और फिर ये यश से ही आसानी से वो डिकोड भी हो जाएंगे। लेकिन इसके साथ एक थोड़ा सा इंसिडेंट जोड़ लीजिए। जैसे सपोज करिए कोई ऐसा लड़का है जिससे लड़की आके टच करती है, और अमूमन ऐसा नहीं होता, लेकिन मान लीजिए कोई लड़की आके टच करती है और यश जो है उसे बोलता है डोंट टच मी। आप बगल में खड़े होते हैं, आपको बड़ा अजीब लगता है, और आप ये सोच सकते हैं कि यार उसमें बुरा लगने वाली क्या बात थी। अगर आप अपने बारे में सोच रहे होते, अगर हम होते तो हम बोलते भाई टच मी टच मी टच मी। एक गाना आपने सुना भी होगा। तो ये टच स्क्रीन भी आपकी, और टच से ही आप ये सारी बात आसानी से याद कर सकते हैं। यश क्या कहा था,
लड़की के संपर्क में आते ही लड़की के उसके टच करते ही उसने लड़की को क्या बोला था? यश क्या बोला था? डोंट टच मी। और आपके मुंह से निकला था काश हम होते तो क्या कहते? जो कहते आप कहते। तो अब ये जो है यश, तो आसानी से आप बता सकेंगे टच। तालव्य ध्वनियां इसमें स्वर कौन कौन से हैं, वर्ण कौन कौन से हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो के बाद टी है, टी के बाद यम है, और यम में ये जो टी लिखा हुआ है ये पूरा ट वर्ग शामिल तो है ही, इसके अलावा इसमें देखिए री भी शामिल है, र भी शामिल है और षटकोण भी शामिल है। तो अब क्या करें? ट वर्ग को याद करने में कुछ भारी नहीं है, लेकिन ये m बराबर हमारा मूर्धा होता ही होता है, तो इन दोनों को एक साथ मिला देते हैं। जैसे हमने यहाँ पर इसको मिला, इसको मिलाने की जरूरत नहीं क्योंकि क ही दोनों हो जा रहा था, यहाँ टच हो रहा, यहाँ पर क्या हो रहा है? मठ। देखिए ऋषि के बारे में आप जानते हैं कि जो ऋषि मुनि होते हैं वो कहाँ रहते थे पहले? आज के भी ऋषि मुनि रहते होंगे, हम लोग नहीं जानते, लेकिन कम से कम प्राचीन काल के बारे में कहा जाता है कि ऋषि मुनि मठ में रहते थे। मठ, मठ है ना, तो ये ट से हम इसको ठ बोल लेंगे, थोड़ी देर के लिए समझ लेंगे। और जैसे ही हम कहेंगे ऋषि, तो ये ऋषि उसका एग्जाम्पल है। ट वर्ग के अलावा, ट वर्ग के अलावा जो मूर्धन्य है वो क्या है? री, र, श। तो अब ऋषि कहते हैं ये तीनों ये वर्ण आ जाएंगे। और ऋषि रहते कहाँ हैं? तो मठ में रहते हैं। इसका मतलब ये मूर्धन्य का एग्जाम्पल है, और मूर्धन्य में और कौन शामिल होगा? तो ट बराबर ट वर्ग शामिल हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार जब हम आगे बढ़ते हैं तो देखिए के टी एम, डी आएगा, डी बराबर दंत है, और इसके आगे ये त वर्ग है क्योंकि त वर्ग का कॉलम चल ही रहा है। तो त वर्ग हमें याद ही नहीं करना है, तथा तथा ना, ये तो होगा ही होगा। इसके अलावा स्वरों में अगर देखा जाए तो कौन सा स्वर आएगा? तो अब आप इसको ऐसे समझिए, डी और टी। जैसे आप यहाँ मठ पढ़ लिया था, ऋषि मठ में रहते हैं, मठ में भी कह लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ तक आ ही सकते हैं। यहाँ आपने टच बोला था, यहाँ आप बोलिए इसको दांत। जब आप इसको दांत बोलेंगे तो क्या होगा? डी आएगा ही आएगा, ठीक है, और डी आते ही हम दंत पर पहुंच जाएंगे, ठीक। और त आते ही हम कहाँ पहुंच जाएंगे? त वर्ग पर पहुंच जाएंगे। लेकिन इसको कैसे बताएंगे? ल है, री है, स, इसको कैसे बताएंगे? तो इसके लिए बचपन में आपके साथ ऐसा खूब हुआ होगा, आपके दांत में लग जाता था लासा। क्या लग जाता था? लासा। तो आप बस एक क्षण के लिए इमेजिन कर लीजिए कि आपके दांत में लगा हुआ है लासा। कुछ लोग बड़ा खट्टा खाना पसंद करते हैं तो उनको तो लगेगा ही लगेगा। तो दांत में लगा है लासा। अब दांत में लगा है लासा कहने का मतलब क्या है? लासा मतलब ये ला, उसका एग्जाम्पल बनेगा, स उसमें एग्जाम्पल बनेगा, और ल के ही नीचे ये री लगा हुआ है तो इसको लगा लेंगे। वैसे इसको पूछा नहीं जाता, लेकिन इसको रख इसलिए दे क्योंकि यहाँ पर इसकी जगह है, लेकिन अमूमन इसको पूछा नहीं जाता। लेकिन फिर भी पूछा जाएगा तो ल तक आप पहुंच ही गए हैं तो ल के साथ री को भी शामिल कर ही सकते हैं। उसे याद करने के लिए अलग से प्रयास तो करना पड़ेगा नहीं। तो दांत में आपके क्या लगा? लासा। तो अब आइए देखिए, ओपी का पहले ही हो चुका है, ठीक है। ये कंठ तालव्य के लिए केटी है, आराम से बताएंगे, ए आए। कंठ ओष्ठ के लिए को है, ओ औ। और दंत ओष्ठ के लिए क्या है? डीओ है, तो इसको आसानी से व बताएंगे। तो अब बताइए, जब भी आपसे पूछा जाए कि बताइए कौन सी ध्वनि या कौन सा स्वर या व्यंजन जो है कंठ से बोला जाता है, तो कंठ से आपकी कैसी आवाज निकली थी? जरा बताइए, जोर से बोलिए। आह, आह। इसके अलावा पूरा क वर्ग तो है ही। इसके बाद तालव्य स्वर और व्यंजन कौन है? तो आप कैसे बताएंगे? तालव्य का मतलब आप टी इसके लिए डिनोट करके रखे हैं अपने लिए शब्द, तो ये टच है। कौन बोलता है डोंट टच मी? यश। यश क्या बोलता है? डोंट टच मी। तो अब यश आते ही हमारा ये छोटी ई और बड़ी ई याद आ ही जाएगा आसानी से। इसके अलावा ये मूर्धन्य का भी हम आसानी से इसी प्रकार बता पाएंगे कि ऋषि कहाँ रहते हैं? मठ में, और यहाँ दांत में लगा लासा, और यहाँ ओपी, कैट, को, डीओ देता है। और इस प्रकार मुख के विभिन्न भाग के आधार पर जो उच्चारण स्थान है उसके आधार पे जो श्रेणियां निर्मित की गई है, जिसे हम कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत या ओष्ठ, कंठ तालव्य, कंठ ओष्ठ और दंत्योष्ठ करके बोलते हैं, उनके उदाहरण को आप आसानी से याद रख पाएंगे। इसके अतिरिक्त कुछ बातें और भी हैं, जैसे यहाँ देखिए ह को स्वर यंत्रीय वर्ण भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि आप देखते होंगे, सुना गया है आपके द्वारा, हर किसी के द्वारा, कि गाना जो होता है उसमें ह का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है। जैसे दर्द जब हाथ से गुजरता है तो ह डैश 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 डैश, तो ये ह आता ही है, इसको थोड़ा सा ऐसे बोला जाता है। तो ये कंठ के भीतर से ये आवाज़ निकलती है। कुछ भी आपको नहीं आता है तो आप हा 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 करने लगते हैं, तो ये स्वर यंत्रित तो है, आसानी से आप समझ पाएंगे। इसको उष्म संघर्षित ध्वनि भी कहा जाता है, ठीक है। इसका अन्य नाम है काकल्य ध्वनि।
स्पर्श रहित ध्वनि, क्योंकि देखिए जब आप ह बोलते हैं ना तो ह कहीं किसी के साथ कोई स्पर्श नहीं होता है, तो ये नाम, ये ज़्यादातर इसको स्वर यंत्र के रूप में जाना जाता है। लेकिन कभी कभी इस नाम से भी पूछा जा सकता है, जैसे काकल्य ध्वनि कौन है, तो ह है, और स्पर्श रहित ध्वनि कौन है, तो ह है, स्वर यंत्रीय ध्वनि कौन है, तो ह है। इसके अलावा कुछ बात और है जिसे आपको याद रखना चाहिए। जैसे देखिए यह कैसा है, तो ताला भी तो बगल में लिखा हुआ है, तो आसानी से आप बता सकते हैं। लेकिन इसके बारे में ये र, ये आप नया नाम देख रहे हैं, वर्त्स्य। श इसको भी बता ही सकते हैं क्योंकि इसमें है ही। फिर इसके बाद आप ल देखते हैं और स देखते हैं, और इसको भी देखते हैं कि इसको भी कहा जा रहा है वर्त्स्य। और इन जिनको जिनको वर्ष कहा जा रहा है वो दंत मूल और मसूड़ा, इनके सहयोग से इसको बोला जाता है। तो ये अलग से ही पूछ लिया जाता है कि बताए निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष का उदाहरण नहीं है। तो अब देखिए भले ही अलग अलग हैं, इनको हम एक साथ करके आसान कर लेते हैं। जैसे आपने वर्ष कहना बड़ा भार लग रहा है, और इसको आप इस रूप में देख लिए हैं तो भूलेगा नहीं, लेकिन इसको हम शॉर्ट करके बोलें तो बोल सकते हैं ना वत्स। अभी आपने रामायण देखा होगा तो उसमें वत्स, इधर आओ उधर जाओ, इस तरह की बातें होती रही होगी। तो वत्स मतलब बेटा, पुत्र, पुत्री को भी कहा जा सकता है वत्स। तो ये वत्स है, और वत्स के आगे लिखा हुआ है सरला। जैसे आजकल क्या होता है कि लोगों के टाइम का कुछ वो पता नहीं, कभी रात का कभी दिन का, प्राइवेट जॉब में अक्सर। तो वैसी कंडीशन में क्या होगा, सरला कभी रात को आएगी कभी दिन को आएगी। लेकिन अगर उसके पापा बूढ़े होंगे तो पूछेंगे, 2-3 बजे जगे होंगे और उसमें सरला आ रही तो पूछ सकते हैं कि बेटा कहाँ से, तो बेटा यानी वत्स, सरला, इतनी रात को तुम आ रही हो। सरला बोल सकती है कि मैं तो रोज ही आती हूँ, आप ही जगह नहीं रहते हैं। तो अब क्या होगा, इससे वत्स का मतलब वर्त्स्य। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, छोटा सा संभव वाला सा, र और ल। ये ला नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि ला सिर्फ ये सेंटेंस का मतलब ये एक नाम डिनोट हो जाए, क्योंकि सरल हो जाता। तो ये भी हो सकता है कि वत्स सरल भी हो सकती है, सरला भी हो सकती है। तो आसानी से वर्त्स का भी आप एग्जाम्पल बता सकेंगे। तो ठीक है, आज हम लोग इसको सीखे कि वर्णों का उच्चारण मुख के किन किन भागों से होता है, और उन भागों के आधार पर जो निर्मित श्रेणियां हैं, जैसे कंठ, तालव्य, मूर्धन्य आदि, ये श्रेणियों में कौन कौन से व्यंजन और कौन कौन से स्वर आते हैं। और इसको आपने आसानी से याद कर लिया था। लास्ट में आपको एक ही शब्द याद रहेगा, जैसे इसके जस्ट पिछली वाली क्लास में आपको सौसदन याद रहा, तो वैसे ही आप इसमें KTMDON याद रखेंगे, यानी खत्म हो गया डॉन। और वीडियो बंद करने के बाद आप एक बार स्वतः डिकोड करिएगा कि KTMDON के आगे जो चीजें